जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका एक बार फिर से। देखिए, मूल विधि की जो सीरीज चलाई जा रही थी, मूल विधि में जितने भी इंपॉर्टेंट अधिनियम हैं या फिर बीएनएस है, बीएनएसएस है, उनके जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्जाम में आते ही आते हैं। बाकी पूरी मूल विधि पढ़ने से कोई फायदा नहीं है, जैसा कि मैंने यहाँ लिखा भी है कि पूरी मूल विधि मत पढ़ो, केवल एग्जाम ओरिएंटेड चीजें ही पढ़ो। और यही वो सही समय समय की मांग भी यही है कि हम केवल वो पढ़ें जो एग्जाम में आए। पूरी पढ़ करके पूरा दिमाग खराब करके कोई फायदा नहीं है। तो मैंने कुछ अधिनियमों की धाराएं पहले बता दी हैं, उनके जो क्वेश्चन है वो बता दिए हैं। अगर सूचना का अधिकार अधिनियम आज हम शुरू कर रहे हैं, अगर कोई क्वेश्चन आया तो इन क्वेश्चंस में से ही आएगा जो मैं बताने जा रहा हूं। बस ये क्वेश्चन पढ़िएगा। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, बस क्वेश्चन देखते हैं, उनको नोट कर लेते हैं, बीच बीच में मैं उनको याद दिलाने के लिए, याद कराने के लिए बहुत सारी चीजें समझाता हूं। बहुत सारी चीजें ऐसे भी होती हैं जो क्वेश्चन में नहीं है, लेकिन मैं आपको बताता हूं ताकि आपको याद रहे। तो उन सारी चीजों को देखने के लिए वीडियो को पूरा देखिएगा। बीच बीच में पॉज करके आप केवल क्वेश्चन नोट कर लेते हैं तो फिर आपके याद नहीं रह पाता है, आपको फिर 3-4 बार रिवीजन करना पड़ता है, आप भूल जाते हैं। मैं यही सारे क्वेश्चन आपको याद करा दूंगा, ये मेरी गारंटी है। बस आप लोग बने रहिएगा वीडियो पूरी। तो चलते हैं, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन है, सबसे पहला क्वेश्चन हमारा ये है कि सूचना का अधिकार अधिनियम कब लागू हुआ। बताइए, सूचना का अधिकार अधिनियम कब लागू हुआ। 12 अक्टूबर 2005 में, 12 नवंबर 2005 में, 12 दिसंबर या फिर 13 अक्टूबर में। ये कब लागू हुआ? देखिए, सूचना का अधिकार अधिनियम 2 चरणों में लागू हुआ, 15 जून 12 अक्टूबर। 15 जून और 12 अक्टूबर में। मतलब कुछ धाराएं तो ऐसी हैं जिसको इसकी 15 जून में लागू हो गई थी, और जो बची हुई धाराएं 12 अक्टूबर में। तो पूर्ण तरीके से जो लागू हुआ था, याद आया, याद हो गया। 2 चरणों में ये लागू हुआ था, 15 जून 12 अक्टूबर। तो 12 अक्टूबर में मैं लिख देता हूं यहां 15 जून और 12 अक्टूबर में। तो 12 अक्टूबर में इसका सही आंसर क्या होगा? 12 अक्टूबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की किस धारा में सूचना के अधिकार को परिभाषित किया गया है। परिभाषा हर अधिनियम में, फिर से बता रहा हूं, हर अधिनियम में जो परिभाषा है वो धारा 2 में ही होगी। अब धारा 2 में भी कई सारे सेक्शंस हैं, तो इसमें सूचना का अधिकार अधिनियम को किसमें परिभाषित किया गया है? वो किया गया है धारा 2 जे में। क्या इसका सही आंसर है? धारा 2 जे। धारा 2 जे में सूचना के अधिकार को परिभाषित किया गया है, धारा 2 जे में। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। धारा 2 जे में ध्यान रखना, इनमें से कौन सी संस्था आरटीआई के दायरे में नहीं आती है। आरटीआई के दायरे में मतलब मैं आपको बता दूं, जैसे हम किसी से, कोई भी सरकारी विभाग से हम इंफॉर्मेशन चाहते हैं तो हम वो एक मामूली सा शुल्क देते हैं, हमें वो इंफॉर्मेशन मिल जाती है। लेकिन बहुत सारे विभाग ऐसे हैं जहां हम सूचना प्राप्त नहीं कर सकते, जहां पे या तो भारत की संप्रभुता पे कोई दिक्कत हो, भारत की सुरक्षा खतरे में हो, या फिर इस तरीके से कोई भी जो चीजें हैं वो ना हो। उच्चतम न्यायालय दायरे में नहीं आता है कि उच्च न्यायालय नहीं आता है, सुरक्षा एजेंसियां दायरे में नहीं आती है, फिर भारत सरकार। अब तो आपको जान ही गए होंगे कि इसका सही आंसर क्या है। इसका जो सही आंसर है वो है सुरक्षा एजेंसियां। सुरक्षा एजेंसियां इसके आरटीआई के दायरे में नहीं आती है। आप ये नहीं पूछ सकते हो कि बताइए जम्मू कश्मीर में कितने जवान पोस्टेड हैं, बताइए पुंछ इलाके में कितने जवान पोस्टेड हैं। ये आप नहीं पूछ सकते, ये आपके अधिकार में नहीं है, आरटीआई के अधिकार में ये नहीं है। तो अब समझ में आई बात कि क्यों ये आरटीआई के अधिकार में नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के मुख्य उद्देश्य क्या है। मुख्य उद्देश्य क्या है इनके? कि सूचना की पहुंच अधिक तथा प्रभावी करना, या फिर सूचना की पहुंच आसान बनाना, नागरिकों को सामान्य हितों से जुड़े मानकों में सूचना प्रदान करना, या फिर उपरोक्त सभी। मैं जानता हूं आप लोग इसका आंसर बहुत अच्छे से जानते हैं। अगर आप आंसर जानते हैं तो नीचे कमेंट में जरूर लिखते चलिए कि हाँ इसका आंसर ये है, और बताइएगा कि आपके टोटल कितने ठीक हुए, क्योंकि बहुत सारे लोग इसको पहले से पढ़ चुके हैं। जो पढ़ चुके हैं वो रिवाइज कर लें, जिन्होंने नहीं पढ़ा है वो याद करते चले। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व में सर्वप्रथम सूचना का अधिकार प्रदान करने वाला देश कौन सा है। सबसे पहले आरटीआई कहां लागू हुआ? अमेरिका में लागू हुआ, ब्रिटेन में लागू हुआ, फ्रांस में, या फिर स्वीडन में। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है वो है स्वीडन। क्या है? स्वीडन। स्वीडन एक स्वीट सा देश है, तो वहां सबसे पहले आरटीआई लागू हुआ, और स्वीडन में सबसे त्वरित, सबसे जल्दी आरटीआई का जवाब दिया जाता है। हमारे यहाँ तो फिर भी 30 दिन लगा दिए जाते हैं, लेकिन वहां बहुत जल्दी, कुछ ही दिनों में, 4-5 दिनों में ही आपको उसका आरटीआई का जवाब दे दिया जाता है। तो सबसे पहले कहां लागू हुआ था ये? स्वीडन में। याद रहेगा, सबसे पहले कहां लागू हुआ था? रिपीट कीजिए, कहां लागू हुआ था? स्वीडन में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि सूचना अधिनियम के अनुसार सूचना आयुक्त तथा मुख्य सूचना आयुक्त की अधिकतम उम्र सीमा कितनी होती है? ये 65 वर्ष होती है।
ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जो भी क्वेश्चन यहाँ देख रहे हो सबको याद करते चलो साथ साथ में और लिखते चलो। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन अगर आएगा तो यहीं से आएगा, इसके अलावा कहीं से नहीं, ठीक है। निम्नलिखित में से किसे सूचना के प्रकटीकरण से छूट प्राप्त है? तो इसका जो आंसर है वो है उपरोक्त सभी। मतलब विदेशी सरकार से विश्वास प्राप्त सूचना, या फिर सूचना जो भारत की संप्रभुता और अखंडता पर प्रतिकूल प्रभाव डालती है। इसका क्वेश्चन का मतलब ये है कि कौन कौन सी ऐसी सूचना है जो हम नहीं देंगे सूचना मांगने वाले को। तो विदेशी सरकार से जो विश्वास प्राप्त सूचना है वो नहीं देंगे, ठीक है। सूचना जो भारत की संप्रभुता और अखंडता पर प्रतिकूल प्रभाव डालती है वो नहीं देंगे। सूचना जिसके प्रकट होने से किसी व्यक्ति के जीवन को खतरा पहुंचेगा वो नहीं देंगे। तो मतलब ये उपरोक्त सभी ऐसे हैं जो प्रकटीकरण से अलग है, ठीक है। यहां से सूचना नहीं दी जा सकती। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि सूचना का अधिकार अधिनियम की कौन सी धारा केंद्रीय सूचना आयोग के साथ साथ राज्य सूचना आयोग को भी यह अधिकार देती है? देखिए यूपीएसआई 2014 में क्वेश्चन आया है, और उसमें जब ये क्वेश्चन आया तो आपके एग्जाम में भी क्वेश्चन बहुत मतलब आ सकता है, बिल्कुल। तो इसको इंपॉर्टेंट है, याद करके चलना। दे दिए कि वह सरकारी प्राधिकरण लोक सूचना अधिकारी के विरुद्ध शिकायतों की भी जांच करे। तो ये धारा 18 में, इसका जो सही आंसर है वो है धारा 18। क्या है? धारा 18। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि सूचना का अधिकार अधिनियम के अधीन इस अधिनियम के प्रवर्तन में उत्पन्न होने वाली कठिनाइयों से निपटने की शक्तियां किसके प्राप्त है? शक्तियां किसे प्राप्त है? प्रधानमंत्री को प्राप्त है, केंद्र सरकार को प्राप्त है, भारत के राष्ट्रपति को प्राप्त है, या फिर सर्वोच्च न्यायालय को प्राप्त है? मतलब ये है कि अधिनियम में अगर कोई भी व्यवधान या फिर कोई भी परिवर्तन में कोई भी दिक्कत आती है तो उसकी जो उससे निपटने की शक्ति केंद्र सरकार के पास होती है। किसके पास? केंद्र सरकार के पास होती है, ठीक है। अब ये मत समझ लेना कि प्रधानमंत्री जी के पास होती है, केंद्र सरकार के पास होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि किसी नागरिक के सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत अपील और दूसरी अपील के उपाय समाप्त हो गए हैं तो वह किस अनुच्छेद के अधीन उच्चतम न्यायालय में जा सकता है? ये भी यूपीएसआई 2014 में पूछा गया है। बताइए। इसका कहने का मतलब ये है कि जब हम किसी सूचना मांगते हैं और वो सूचना नहीं हमें मिलती है, फिर हम अपील करते हैं 30 दिन के अंदर। हम अपील करते हैं, पहली अपील अपील अगर वो भी खारिज होती है फिर 90 दिन के अंदर हम दूसरी अपील करते हैं। वो कहाँ करते हैं? राज्य सूचना आयोग में। कहाँ करते हैं? राज्य सूचना आयोग में, या फिर राज्य सूचना आयोग में, या फिर केंद्रीय सूचना आयोग में। या तो यहाँ करो या फिर यहाँ करो। अगर फिर भी आपको सूचना नहीं मिलती और आपको लगता है कि ये सूचना हमें मिलनी चाहिए, तब इसकी क्या बोलते हैं, किस अनुच्छेद के तहत हम उच्चतम न्यायालय में जाते हैं? तो इसके फिर अनुच्छेद 32 के तहत हम उच्चतम न्यायालय में जाते हैं, ठीक है। अनुच्छेद 32 के तहत उच्चतम न्यायालय में जाते हैं। फिर अगर सूचना देने लायक होगी तो वहां से आपको सूचना मिलेगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है कि आरटीआई की धारा 6 के तहत सूचना प्राप्त करने के लिए क्या आवश्यक नहीं है? अगर हमें कोई सूचना चाहिए, ठीक है, तो ऐसी क्या चीज है जो हमें आवश्यक नहीं है, जो हमें नहीं चाहिए, जिसकी हमें जरूरत नहीं है सूचना लेने के लिए? हमें कारण बताना होगा कि भाई हम किस कारण से मांग रहे हैं। नाम और पता आवश्यक है कि नहीं है, या फिर व्यक्तिगत विवरण आवश्यक है कि नहीं है, या फिर डी, ए व सी। तो इसका जो सही आंसर है वो है डी, यानी कि ए और सी। हमें जरूरी नहीं कि हम कारण बताएं कि हम किस कारण से ये सूचना मांग रहे हैं, ये जरूरी नहीं है, ठीक है। फिर व्यक्तिगत विवरण का भी जरूरी नहीं है कि हम पूरा व्यक्तिगत विवरण दें कि हम कौन हैं, हम क्यों ये सूचना मांग रहे हैं, हम वो सारी चीजें बताने की जरूरत नहीं। बस आपको नाम और पता बताना पड़ेगा ताकि वो सूचना आपके पते पर पहुंच जाए। ये नाम पता बहुत नेसेसरी है, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर है वो क्या है? डी, ए व सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आरटीआई के तहत केंद्रीय सूचना आयोग का गठन किस धारा के तहत होता है? इसका आंसर बताइए। आरटीआई के तहत केंद्रीय सूचना आयोग का गठन किस धारा के तहत होता है? केंद्रीय सूचना आयोग, देखो एक तो होता है केंद्रीय सूचना आयोग, एक होता है राज्य सूचना आयोग। तो इसका जो आंसर है वो केंद्रीय सूचना आयोग जो होता है वो धारा 12 के तहत गठित होता है। किसके? धारा 12 के तहत। किसके तहत? धारा 12 के तहत गठित होता है केंद्रीय सूचना आयोग, ठीक है। केंद्रीय सूचना आयोग धारा 12 के तहत गठित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं
नेक्स्ट है कि यदि कोई अधिकारी समय पर सूचना नहीं देता तो उस व्यक्ति पर जुर्माने का प्रावधान है। यह किस धारा से संबंधित है? बताइए, यह किस धारा से संबंधित है? इसका सही आंसर क्या है बताइए आप मुझे। इसका सही आंसर है धारा 20। अगर कोई व्यक्ति समय पर अधिकारी सूचना नहीं देता है तो उस पर जुर्माने का प्रावधान है धारा 20 पर। सूचना नहीं देता है, गलत सूचना देता है, अपूर्ण सूचना देता है, तो उस अधिकारी पर जुर्माना लगेगा। कितना जुर्माना लगेगा? जुर्माना लगेगा भैया। अब उस पर कितना जुर्माना लगेगा? उस पर लगेगा 250 रुपए पर डे। अगर जितने भी दिन लेट होगा तो 250 रुपए हर दिन के देने पड़ेंगे। ठीक है। और जो मैक्सिमम जुर्माना हो सकता है, जो मैक्सिमम जुर्माना होगा वो होगा 25,000 रुपए का। मैक्सिमम जुर्माना 25,000 रुपए का हो सकता है और ये धारा 20 के अंतर्गत आता है। जो जुर्माना होगा किसके? धारा 20 के अंतर्गत। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रथम अपील का निस्तारण अधिकतम कितने दिन के भीतर किया जाता है? प्रथम अपील का निस्तारण, मैंने अभी क्या बताया था कि अपील किसको कहा जाता है, मतलब अपील कब की जाती है बताया था अभी। तो प्रथम जो अपील है उसका जो निस्तारण होगा वो, देखिए इसमें होता क्या है, इसमें होता यह है कि जैसे ही हम कोई भी सूचना मांगते हैं तो सूचना वो 30 दिन के अंदर हमारे पास आ जानी चाहिए। ठीक है। अगर सूचना नहीं आती तो हम फिर से अपील करते हैं, उसको भी 30 दिन लिया जाता है। तो यानी कि इसका जो सही आंसर होगा वो 30 दिन। प्रथम अपील 30 दिन के बाद, ठीक है, 30 दिन के भीतर किया जाता है पहली जो अपील है। अधिकतम कितने दिन के भीतर किया जाता है? 30 दिन के भीतर पहली अपील कर दी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सूचना प्राप्त करने के लिए आवेदन शुल्क कितना जमा होता है? 5 रुपए, 10 रुपए, 15 रुपए, 20 रुपए। बताइए कितना होता है? इसका जो सही आंसर वो है 10 रुपए। 10 रुपए जमा करने पर या तो डिमांड ड्राफ्ट या फिर 10 रुपए का जो पोस्टल डाक है वो जमा करके आप सूचना मांग सकते हैं। कितने रुपए? 10 रुपए। ठीक है। कितने रुपए? 10 रुपए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है कि सूचना, यदि सूचना व्यक्ति के जीवन तथा स्वतंत्रता से संबंधित है तो कितने समय के भीतर निस्तारण होगा? यदि कोई सूचना मांगी जा रही है किसी व्यक्ति द्वारा और वो सूचना उसके जीवन से या फिर उसकी स्वतंत्रता से संबंधित है तो बहुत जल्दी ही उसको सूचना दी जाती है। और वो कितना समय होता है? 30 दिन होता है, 90 दिन होता है, 45 दिन या फिर 2 दिन। इसका सही आंसर है 2 दिन। यानी कि 48 घंटे के अंदर उसको वो सूचना प्रदान की जाएगी। ठीक है। कितने? 48 घंटे के अंदर उसको सूचना प्रदान की जाएगी। सूचना के अधिकार अधिनियम के उद्देश्य में क्या सही नहीं है? क्या सही नहीं है? कि सरकार का दक्ष परिचालन सुनिश्चित करना, या भ्रष्टाचार को रोकना, या लोकतंत्रात्मक आदर्श की संप्रभुता को बनाए रखना, या जीवन स्तर को ऊपर उठाना। इसका जो सही आंसर है वो है जीवन स्तर को ऊपर उठाना। क्या है? जीवन स्तर को ऊपर उठाना। बाकी तो सब ठीक है लेकिन इसका ये उद्देश्य नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि आरटीआई में कुल कितनी धाराएं और अध्याय हैं? बताइए, आरटीआई में कुल कितनी धाराएं और अध्याय हैं? तो इसमें कितनी है? 31 धारा 5 अध्याय। कितनी है भाई? 31 धारा 5 अध्याय। कितने हैं? 31 धारा हैं, 5 अध्याय हैं। 31 धारा हैं, 5 अध्याय हैं। ठीक है। कितनी है? 31 धाराएं, 5 अध्याय। 31 धारा 5 अध्याय। ठीक है। आरटीआई में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आरटीआई के अंतर्गत सूचना मांगने पर सूचना उपलब्ध कराना आवश्यक है, यह किस धारा से संबंधित है? बताइए। धारा 5, धारा 6, धारा 7 या फिर धारा 8? तो इसका जो सही आंसर है वो है धारा 7। अगर हमने सूचना कोई मांगी तो हमें सूचना मिलनी चाहिए, ये आवश्यक है। आप ये नहीं कर सकते किसी ने सूचना मांगी, उसने लेटर भेजा तो आपने वो लेटर नीचे दबा के रख दिया, आप सूचना नहीं भेज रहे हैं। अगर आप नहीं भेजेंगे तो आप पे जुर्माना लगेगा 250 रुपए पर डे का, लगभग मैक्सिमम 25,000 तक आपके जुर्माना लग सकता है। तो आपको 30 दिन के अंदर सूचना भेजनी ही भेजनी है। और वो धारा 7 में ये आवश्यक है सूचना भेजना। वो किस में है? धारा 7 में।
किसमें है? धारा 7 में, धारा 7 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि केंद्रीय सूचना आयोग व राज्य सूचना आयोग क्रमशः किन धाराओं में उल्लेखित हैं? बताइए। अभी एक क्वेश्चन आया था केंद्रीय सूचना आयोग किस धारा में, तब मैंने बताया था, ठीक है। तो धारा, केंद्रीय जो सूचना आयोग है वो है धारा 12 में, और राज्य सूचना आयोग है वो है धारा 15 में, ठीक है। धारा 12 और 15, 12 और 15 में, यानी कि 3 का डिफरेंस है, 12 में और 15 में। केंद्रीय किस में है? 12 में। राज्य किस में है? 15 में। 12 और 15 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि सूचना आयोग में कितने सूचना आयुक्त होते हैं? एक मुख्य सूचना आयुक्त, 10 से कम अन्य। एक तो मुख्य सूचना आयुक्त हो गए, और 10 से नीचे होंगे, जो अन्य होंगे वो 10 से नीचे होंगे, या फिर 2 मुख्य सूचना आयुक्त और 5 से कम अन्य, या फिर ए और बी दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर है वो है ए, यानी कि एक मुख्य सूचना आयुक्त होगा और जो अन्य होंगे वो 10 से कम होंगे। एक बात मैं और आपको बता दूं, देखिए जो सूचना आयुक्त है ना, जो मुख्य सूचना आयुक्त है, उनकी जब चयन होता है तो उसमें एक समिति बनाई जाती है। अगर केंद्रीय में उनका चयन हो रहा है, केंद्रीय सूचना आयोग में, तो उनकी समिति बनाई जाती है, जिनका जो अध्यक्ष होते हैं वो होते हैं प्रधानमंत्री, ठीक है। अगर राज्य सूचना आयुक्त में एक कमेटी बनाई जाती है, उनके जो अध्यक्ष होंगे वो होंगे चीफ मिनिस्टर, यानी कि मुख्यमंत्री। समझ में आ गई बात? जो सूचना आयुक्त हैं, चाहे वो अन्य हैं चाहे वो मुख्य हैं, उनके जब चयन होगा तो उनमें एक समिति बनाई जाएगी। समिति में केंद्रीय वाले में उनके अध्यक्ष होंगे प्रधानमंत्री जी, और राज्य में होंगे मुख्यमंत्री जी, ठीक है। समझ आ गई बात? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि आरटीआई सबसे पहले किस राज्य ने लागू किया? बताइए, आरटीआई सबसे पहले किस राज्य ने लागू किया था? आरटीआई सबसे पहले किस राज्य ने लागू किया? केरला ने किया। देखो, केरल में सबसे ज्यादा पढ़े लिखे लोग हैं, सबसे ज्यादा साक्षरता दर कहां है? केरल में। लेकिन आरटीआई सबसे पहले इसने लागू नहीं किया, ठीक है। कर्नाटक ने किया? नहीं। महाराष्ट्र ने किया, महाराष्ट्र भी आर्थिक राजधानी है हमारी, लेकिन इसने भी नहीं किया। किसने किया? तमिलनाडु ने। सबसे पहले आरटीआई लागू किसने किया? तमिलनाडु ने। सबसे पहले तमिलनाडु ने किया। किसने किया? तमिलनाडु ने, ठीक है। अब आप भूलोगे नहीं इन क्वेश्चंस को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि केंद्रीय सूचना आयोग किस प्रकार की निकाय है? संवैधानिक है, गैर संवैधानिक है, ए और बी दोनों है, इनमें से कोई नहीं है। बताइए, क्या संविधान में संवैधानिक कौन सी होती है? जो संविधान में जिसका उल्लेख है। क्या संविधान में सूचना आयोग का उल्लेख है? नहीं है, तो मतलब संवैधानिक तो नहीं है। फिर क्या बचा? गैर संवैधानिक। इसका जो सही आंसर है वो है गैर संवैधानिक। ये भी नहीं, ये भी नहीं। तो सूचना जो आयोग है वो है गैर संवैधानिक। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपके एग्जाम में आने के पूरे पूरी संभावना है, क्योंकि बहुत सारे लोग यहाँ कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि आरटीआई संशोधन 2019 के अनुसार केंद्रीय सूचना आयोग के मुख्य सूचना आयुक्त का कार्यकाल 5 साल से घटाकर कितना कर दिया गया है? बताइए भाई। 2019 में ये और ध्यान रखना कि 2019 में इसमें क्या हुआ? संशोधन हुआ। क्या हुआ भैया? संशोधन हुआ। किसमें? आरटीआई में, 2019 में। अब इस 19 में पहले क्या था? मुख्य चुनाव आयुक्त का जो कार्यकाल था वो था 5 वर्ष। कितना था? 5 वर्ष। अब उसको घटाकर कितना कर दिया गया? 3 वर्ष। कितना कर दिया गया? 3 वर्ष। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 3 वर्ष। 2019 में संशोधन हुआ, 5 वर्ष से घटाकर 3 वर्ष कर दिया गया मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब तो नहीं भूलोगे ये वाले क्वेश्चन, ये लास्ट क्वेश्चन है, और सारे क्वेश्चंस मुझे लगता है कि अगर आपने पढ़ लिए होंगे, याद कर लिए होंगे, तो यहां से अलग आपका कोई क्वेश्चन आएगा नहीं एग्जाम में। राज्य सूचना आयुक्त एवं अन्य सूचना आयुक्त को किसके द्वारा पद से हटाया जा सकता है? राज्य सूचना आयुक्त को किसके द्वारा हटाया जाएगा? क्या राष्ट्रपति द्वारा हटाया जाएगा?
या फिर राज्यपाल द्वारा हटाया जाएगा, प्रधानमंत्री या फिर मुख्यमंत्री। अब बहुत सारे लोग क्या कहेंगे भाई मुख्यमंत्री के द्वारा हटाया जाएगा, क्यों? क्योंकि जो उनके जो चयन समिति के अध्यक्ष होते हैं वो मुख्यमंत्री होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, ये राज्यपाल द्वारा हटाया जाता है। अगर राज्य सूचना आयुक्त जो हैं वो हटाए जाते हैं तो राज्यपाल द्वारा हटाए जाते हैं, और केंद्रीय सूचना आयुक्त अगर उनको हटाना है तो मुझे बताइए किसके द्वारा हटाया जाएगा? वो हटाया जाएगा राष्ट्रपति जी के द्वारा। किसके द्वारा? राष्ट्रपति जी के द्वारा। तो इसका जो सही आंसर है इस वाले क्वेश्चन का वो है राज्यपाल द्वारा। ठीक है, किसके द्वारा? राज्यपाल द्वारा। तो ये 25 क्वेश्चन हो गए आपके आरटीआई के। आरटीआई से इतने क्वेश्चन में से ही बनेगा, अगर आपको क्वेश्चन बनेगा इनको याद कर लीजिए, इनको रट लीजिए। और बाकी जो लोग होमगार्ड की तैयारी कर रहे हैं, तो होमगार्ड के लिए एक अलग से क्लासेस चलाई जा रही हैं इस चैनल पर। आगे आज या कल में वो क्लासेस आपके साथ शेयर की जाएंगी और कंटिन्यू वो क्लासेस होंगी, पूरा सिलेबस कवर कराया जाएगा और पूरी प्रैक्टिस कराई जाएगी, टेस्ट सीरीज चलाई जाएगी। वहां से जुड़ करके अच्छी तैयारी आप कर सकते हैं। तो वहां से जुड़े रहिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।